अगली बार एग्जाम में रैंक लाने की बारी हमारी है। अगली बार एग्जाम में रैंक लाने की बारी हमारी है, क्योंकि दोस्तों मेहनत हमारी खामोशी से जारी है। स्वागत है बच्चों आप सभी का सीएल करियर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं शशांक भट्ट आपके लिए लेके आया हूँ केमिकल बॉन्डिंग का एक सेशन, जिसमें कि आज हम पढ़ने वाले हैं कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में। एक्साइटेशन थ्योरी पढ़ेंगे, जिससे कि हम बताएंगे भाई कौन सा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा, कौन सा नहीं करेगा, और उसके बाद थोड़ी चर्चा होगी हाइब्रिडाइजेशन पे भी। 2 लेक्चर ऑलरेडी आपको मिल चुके हैं, जिसमें हमने लुईस ऑक्टेट रूल के बारे में और आयनिक बॉन्ड के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ा था। तो चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों कोवेलेंट बॉन्ड से, ठीक है। क्या होता है कोवेलेंट बॉन्ड, देखें जरा। हाँ सर दिखाओ तो क्या है कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड यार जैसे आयनिक बॉन्ड था आपका, वो किस तरीके से बन रहा था। आयनिक बॉन्ड बन रहा था है ना इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से, और कोवेलेंट बॉन्ड जो बनेगा वो बनेगा आपका इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से, ठीक। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं आपसे कोवेलेंट बॉन्ड की, तो क्या है कोवेलेंट बॉन्ड, देखना जरा, ठीक है। इट इज फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग, है ना, म्यूचुअल शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स के बीच। इसमें या तो 2 सेम एटम हो सकते हैं या फिर डिफरेंट भी हो सकते हैं, बिटवीन 2 सेम और डिफरेंट एटम्स, ठीक है। लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स में हमने यही तो किया था, ठीक। हमने क्या किया था, कोवेलेंट बॉन्ड बनाए थे सर, ठीक है। दिख नहीं रहा है क्या ये, सही से बताओ, विजिबल है कि नहीं है। ऑटो कर दिया जाए इसको, चलो ठीक है। अब देखना आप कोई भी एग्जांपल ले लो यार, सिंपल है ना। सिंपलेस्ट कोवेलेंट बॉन्ड इधर बना लो आप H2 मॉलिक्यूल में, क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है। तो यहां से आप जब एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कराओगे, जैसा कि आप करते थे लुईस डॉट स्ट्रक्चर में, तो यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा यही क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड है। अब कोवेलेंट बॉन्ड सिंगल, डबल, ट्रिपल कुछ भी हो सकता है ना, वो तो सर डिपेंड करता है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई है। तो ये वाला बॉन्ड कैसा है अभी, ये तो सिंगल बॉन्ड है। इसी तरीके से अगर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो जाए तो डबल बॉन्ड बन जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो जाए तो क्या बन जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड। देन मैं बात करता हूं आपसे इसकी प्रॉपर्टीज की, ठीक। अगर मैं प्रॉपर्टीज की बात करूं आपसे कोवेलेंट कंपाउंड के, तो क्या बताओगे आप यार, फिजिकल प्रॉपर्टीज बता देंगे सर, है ना, किस तरीके से एग्जिस्ट करता है। तो आयनिक कंपाउंड जो थे वो क्रिस्टलाइन सॉलिड थे, क्योंकि उनमें अच्छा क्या लग रहा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा या तो गैसेस या फिर लिक्विड, है ना। तो दे आर गैसेस और लिक्विड्स। कहां पे सर, हर जगह क्या, नहीं यार, रूम टेम्परेचर की बात कर रहा हूं मैं, जहां पे आप क्या करोगे, ऑब्जर्व करोगे, ठीक है। तो ये बात कहाँ की है, ये बात है आपके रूम टेम्परेचर की, ठीक है सर। उसके बाद देखना, उसके बाद क्या रहेगा, उसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं इनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट की, तो लो होता है ना। दे हैव लो MP मतलब मेल्टिंग पॉइंट एंड BP मतलब बॉइलिंग पॉइंट, एज कंपेयर टू आयनिक कंपाउंड्स, ठीक है। किसके कंपैरिजन में, आयनिक कंपाउंड्स के कंपैरिजन में, ठीक है सर। फिजिकल स्टेट हो गया, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात हो गई। करंट फ्लो नहीं होगा, है ना, कंडक्टिविटी यहाँ पे नहीं होगी। दे आर पुअर कंडक्टर, एक है उसका भी रीजन है अपना, ठीक है। दे आर पुअर कंडक्टर, कहाँ पे सर, ठीक है, इन कर लो, इन मोल्टन एक्वस, है ना, एंड कर लो इसको, एंड सॉलिड फॉर्म, मतलब सॉलिडिफाई कभी होंगे तो उस फॉर्म में भी क्या होंगे, पुअर कंडक्टर। हालांकि इनका डायरेक्शनल नेचर होता है बेटा, है ना। आपने ऑर्बिटल्स का ओवरलैप देखा था,
तो उसमें क्या रहता है, डायरेक्शनल नेचर होता है। अगर एक्स एक्सिस से ओवरलैप हो सकता है तो वहीं से होगा, बट आयनिक बॉन्ड में ऐसा कुछ नहीं था। आयनिक बॉन्ड में क्या होता था, ट्रांसफर होना है सर कहीं से करा लो, है ना। तो इनका जो होता है डायरेक्शनल नेचर होता है, दे हैव डायरेक्शनल नेचर, जिसकी वजह से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म यहाँ पे हो जाता है। दे हैव डायरेक्शनल नेचर एंड कैन एग्जिबिट आइसोमेरिज्म। और ये क्या एग्जिबिट करेंगे, आइसोमेरिज्म एग्जिबिट करेंगे। बताओ समझ आ रही है बात, नोट कर लोगे, कर लो यार, साथ साथ लिखा है मैंने आपके, कुछ भी यहाँ पे जो है ना वो पहले से नहीं था, तो आप नोट कर लो। हमने देख लिया कोवेलेंट बॉन्ड कैसा होता है, बनता कैसा है और उसकी प्रॉपर्टीज। अब आगे बात करेंगे वीबीटी को रिलेट करके। वीबीटी ने क्या बताया था सर, इलेक्ट्रॉन्स मतलब जो शेयर होंगे ना उनकी स्पिन अपोजिट होनी चाहिए, साथ ही साथ वो अनपेयर्ड होने चाहिए। वो जो शेयरिंग होगी उसी को तो आपने कोवेलेंट बॉन्ड बोला था। ठीक है सर, चलो आगे बात करेंगे और देखेंगे फिर, है ना, किस किस तरीके से कोवेलेंट बॉन्ड बन सकता है, नोट कर लेना आप। चलो नेक्स्ट देखते हैं, वेरिएबल वैलेंसी इन कोवेलेंट बॉन्ड्स। ऐसा होता है यार, अलग अलग तरीके के आपके पास है ना कंपाउंड्स है जो कि फिक्स नहीं है कुछ उनकी वैलेंसी। तो कोई +2 में बना ले रहा है, कोई +3 में, तो क्या चक्कर है ये। तो भाई वेरिएबल वैलेंसी हो सकती है। अगर मैं आपसे बात करूं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग, है ना, अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, यहां पे क्या बताया गया है, यहां पे ये बताया गया है कि नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड जो होंगे वो किसके इक्वल होंगे, वो इक्वल होंगे सर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के। ठीक, वो किसके इक्वल होंगे, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के होंगे कि नहीं बताओ। ठीक है, देखो चलो अब मैं बात करता हूं कार्बन पे। ठीक है, तो लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ कार्बन। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, कन्फ्यूग्रेशन क्या होती है 1s2 2s2 2p2। देखो तो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स लिखो आप, ये रहा सर 1s, बट ये वैलेंस नहीं है, ये रहा 2s और इसके बाद क्या रहा 2p रहा। तो ये क्या है, एक एक्स्ट्रा बन गया यहाँ पे। ठीक, ये देखो दो 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2p में 1 और 2 में सबसे बाहर वाला शेल कौन सा होगा सर, 1 और 2 में तो सबसे बाहर 2 ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आप देखो कितने हैं, है तो 4, है ना, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और अच्छे से लिखूं तो वैलेंस शेल में, बट अनपेयर्ड कितने हैं 2 हैं। ठीक, तो कार्बन के पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में। तो इसको बनाने भी कितने बॉन्ड चाहिए बताओ, अगर 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है अनपेयर्ड, है ना, वैलेंस शेल में, तो शो इट शुड फॉर्म 2 कोवेलेंट बॉन्ड। इसको कितने कोवेलेंट बॉन्ड बनाने चाहिए थे 2, बट ऐसा होता नहीं है सर, ऐसा होता थोड़ी है। सबसे सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन उठा के देख लो आप, मीथेन। ठीक, सबसे सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन कौन सा है, मीथेन, बट CH4 exist where कार्बन फॉर्म्स, जहां पे कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है, 4 बॉन्ड बना रहा है। तो यार ऐसा कैसे पॉसिबल हो गया सर, अभी तो आप कह रहे हो कि जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, मतलब जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वैलेंस शेल में उतने ही क्या बनेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड। अब आप कह रहे हो सर कि कार्बन के 4 बॉन्ड बने हुए हैं। ठीक, तो ऐसा कैसे पॉसिबल है, उस तरीके से अप्रोच करना बता रहा हूं बेटा, जिस तरीके से है ना सोचा गया होगा। बाकी काम तो सीधा है, आप सीधे हाइब्रिडाइजेशन पे आ सकते हो, क्वेश्चन वहां से हो जाएगा, लेकिन फिर वो बस थ्योरेटिकल बात रहेगी। एक्सपेरिमेंटली कैसे ये सब ख्याल आए, है ना, उनके मन में ख्याल आया कैसे, बात उस पर चल रही है। ठीक है सर, तो ऐसा कब पॉसिबल है, ऐसा कब पॉसिबल है बच्चों, विच इज ओनली पॉसिबल कब, when carbon has 4 unpaired electron,
जब कार्बन के पास क्या हो, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। ठीक है सर, अभी तो नहीं है, तो अब हम क्या करते हैं, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक ही शर्त पे हो सकते हैं सर, जब इलेक्ट्रॉन 2s से कहाँ चला जाए, 2p में चला जाए। ये रहा आपका 2s2 और ये रही 2p। जब ये इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा ना सर, तभी जाके तो क्या हो पाएंगे, तभी जाके 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो पाएंगे और हाइड्रोजन अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा यहां से, और हमें क्या देखने को मिलेंगे, हमें देखने को मिलेंगे 4 कोवेलेंट बॉन्ड। इसी को कहते हैं बेटा एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको क्या बोला जाता है, एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या हो गया यहाँ पे, इसी को कहते हैं सर एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। देख लो, तो अब कब कब एक्साइटेशन पॉसिबल है सर, है ना, एक्साइटेशन कब कब पॉसिबल है, तो वही बताता है हमको कौन, एक्साइटेशन थ्योरी। तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे बेटा एक्साइटेशन थ्योरी। देखो क्या है, कब कब इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा, कब नहीं होगा, वो आपको कौन बताएगा, एक्साइटेशन थ्योरी बताएगी। ठीक है सर, बता दो फिर आप। देखो एन एटम, जो इसका स्टेटमेंट है वो बता रहा हूं आपको, एन एटम कैन एक्साइट इट्स इलेक्ट्रॉन in order to extend its covalency। अब कोवेलेंसी क्या होता है सर, ये कोवेलेंसी क्या होता है, वैलेंसी तो हमने सुना था, अरे यार कोवेलेंसी होता है जब आपके कोवेलेंट बॉन्ड बन रहे होते हैं तो उस टाइम कितने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई, वही कोवेलेंसी होती है। इलेक्ट्रोवैलेंसी तो मैंने पहले बताई थी आपको, जब आयनिक बॉन्ड बनते टाइम जो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ है वो कितने नंबर में हुआ है, तो वो क्या होती है, इलेक्ट्रोवैलेंसी। जब आप बात करोगे कोवैलेंसी की, तो कोवैलेंसी होती है कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं, वही कोवैलेंसी है ना। तो कोवैलेंसी होता है नंबर ऑफ कोवैलेंट प्लस कोऑर्डिनेट बॉन्ड, उसी को क्या कहा जाता है, कोवैलेंसी कहा जाता है। बताओ इतनी बात समझ आ रही है कि नहीं, नोट करो तो इसको। ठीक है, तब तक 2 बूट ले ली जाए, है ना, नोट करो आप लोग। कोवैलेंसी का मतलब क्लियर है ना, कितने कोवैलेंट बॉन्ड बनेंगे या फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे। ठीक है सर, समझ आ रही है बात, कर लो नोट। इसके बाद हम देखेंगे, है ना, वो 2 कंडीशन, ओनली इफ इट सेटिस्फाइज 2 कंडीशन। ऐसा थोड़ी है सर, कंडीशन के बिना कैसे केमिस्ट्री, सी फॉर कंडीशन, सी फॉर केमिस्ट्री। हर समय थोड़ी हो जाएगा सर इलेक्ट्रॉन एक्साइट, कुछ ना कुछ कंडीशन होंगी। हाँ, वो कंडीशन मैं 2 आपको बताने जा रहा हूं, जिन जिन कंडीशन में इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या हो सकता है, एक्साइट हो सकता है। इतनी बात आप नोट कर लो। ठीक, उसके बाद हम बताएंगे आपको कि इलेक्ट्रॉन एक्साइट कब कब हो सकता है, वही है एक्साइटेशन थ्योरी। और ये पढ़ लोगे तो आप प्रिडिक्ट कर सकते हो, है ना, कि कौन सा मॉलिक्यूल कब एग्जिस्ट करेगा और कब एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है सर, देन नेक्स्ट हम देखेंगे बेटा नेसेसरी कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। वो कौन सी कंडीशंस है सर जिसमें कि इलेक्ट्रॉन क्या हो सकता है, एक्साइट हो सकता है। तो सबसे पहली है यार अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल। ठीक, सबसे पहली क्या है आपके पास, अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल। इलेक्ट्रॉन एक्साइट कराने की तो आपने सोच ली, बट वहां पे जगह भी है या नहीं है, जहां पे आप इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके ले जाना चाहते हो। ठीक है, वहां पे वैकेंट ऑर्बिटल अवेलेबल भी है या नहीं है। तो देखो आप एग्जाम्पल से समझाते हैं आपको, देखना। बोरॉन को चेक करो बेटा, एटॉमिक नंबर 5,
1s2 2s2 2p1। ठीक है सर, ये रहा आपके 2s2 और ये रहा क्या 2p1। अब होगा क्या, यहां से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा, इधर चला जाएगा, तो जाने के लिए वहां अवेलेबिलिटी भी तो होनी चाहिए यार। तुम्हें यहां से इधर छलांग लगानी है तो खाई में थोड़ी कूद जाओगे, कोई सरफेस भी तो चाहिए ना। तो वही काम है, वैकेंट ऑर्बिटल होनी चाहिए। मतलब बोरॉन के पास है सर वैकेंट ऑर्बिटल, एक्साइटेशन हो सकता है। इसके बाद नेक्स्ट कौन आता है, कार्बन। कार्बन में देख ही लिया आपने, नाइट्रोजन में देखना तो 1s2 2s2 2p3। यहां हो सकता है क्या सर इलेक्ट्रॉन एक्साइट, चेक करेंगे यार, है ना। याद करके आए थे भूल गए, चाहे तुम भूल जाते हो एग्जाम में, वैसे हम भूल गए। अब हमें चेक करना पड़ेगा कि नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन एक्साइट करेगा या नहीं करेगा। देखते हैं सर क्या होता है, देखो आप, चलो। अरे सर ये जगह रही ना, ऑर्बिटल है क्या ये ऑर्बिटल है कोई। अरे सर जैसे 2p होता है ना, वैसे 2d भी होगा। 2d एग्जिस्ट नहीं करता है, 2d एग्जिस्ट नहीं करता है। यहाँ पे n की वैल्यू भी 2 हो रही है और l की भी 2 हो रही है। इसी ऑर्बिटल को अगर एग्जिस्ट करना है तो ये मैंने आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर में बताया था, n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, l की वैल्यू से ज्यादा, तभी जाके इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो सकता है, अनलेस एंड अनटिल नहीं हो पाएगा। ठीक है सर, तो यहां पे इलेक्ट्रॉन एक्साइट नहीं हो सकता। और देख लो सर इसके बाद ऑक्सीजन, भाई यहां पे भी नहीं होगा, 1s2 2s2 2p4। देख लो आप, यहां पे भी पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, इसके आगे भी नहीं होगी। तो हम ये कह सकते हैं ना सर, हम ये कह सकते हैं कि आफ्टर कार्बन नो एलिमेंट इन सेकेंड पीरियड हैज वैकेंट ऑर्बिटल। सही बात है सर, वैकेंट ऑर्बिटल उनके पास नहीं है। सर इसके नीचे, नाइट्रोजन के नीचे फॉस्फोरस को चेक करना, भाई 8 ऐड कर देना, 15 होगा एटॉमिक नंबर फॉस्फोरस का। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। ठीक, यहाँ पे वैलेंस शेल को आप देखो, ये है वैलेंस शेल। सर यहाँ तो जगह नहीं है, बताओ आप, लेकिन भाई 3d एग्जिस्ट करता है, 3d एग्जिस्ट करता है, क्योंकि n की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और l की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, तो n की वैल्यू l से बड़ी है, मतलब 3d एग्जिस्ट करता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके कहाँ चला जाएगा 3d में। तो फॉस्फोरस के पास क्या है, फॉस्फोरस के पास वैकेंट ऑर्बिटल है। सिमिलरली आप सिलिकॉन के उसके लिए कह सकते हो, सल्फर के लिए। तो थर्ड पीरियड में जो है, थर्ड पीरियड एलिमेंट्स एक्सक्लूडिंग ना, नोबल गैसेस भी होंगी, ठीक है। थर्ड पीरियड एलिमेंट्स ऑलवेज हैव वैकेंट डी ऑर्बिटल। उनके पास क्या है, हमेशा जो है वो वैकेंट डी ऑर्बिटल अवेलेबल रहेगी इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कराने के लिए। ठीक है, अब आप देखना एक्साइटेशन क्या हुआ, ये एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ तो इसको हम कहते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। ठीक, इसको क्या कहा जाता है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कहा जाता है। तो देखते हैं बेटा कब कब कौन सी एक्साइटेड स्टेट में आपका सेंट्रल एटम जो है वो प्रेजेंट है। इतनी बात आप नोट करो, देन हम देखना बताएंगे कौन सी एक्साइटेड स्टेट में आपका जो है वो एलिमेंट प्रेजेंट है। देखना एग्जाम्पल ले रहा हूं भाई PCl5 का। सेंट्रल एटम पिक करो आप, सेंट्रल एटम पिक करो, तो सेंट्रल एटम सर फॉस्फोरस है इसमें। सेंट्रल एटम क्या है, सेंट्रल एटम फॉस्फोरस है। ठीक है, चलो तो देखें आप ध्यान से, यहाँ पे फॉस्फोरस का जो है आपका एटॉमिक नंबर कितना रहेगा, नाइट्रोजन के नीचे आता है तो कितना हो जाएगा 15। देखो तो वैकेंट ऑर्बिटल है इसके पास, बताओ वैकेंट ऑर्बिटल है या नहीं।
जल्दी देखो, कन्फ्यूग्रेशन लिख लेना आप, ठीक है, आपको पता लग जाएगा इसमें। एक बार माइक के लिए बात कर लेते हैं सर से। देखो कन्फ्यूग्रेशन लिखोगे आप 1s2 2s2 2p6 3s2 और कितना आ जाएगा 3p3 आ जाएगा, ठीक है। तो आप देखना, आप रेड हो जा रहा है, मूव नहीं कर रहा है, कभी कभी एकदम से रेड हो जा रहा है पूरा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो यार माइक की बात कर रहे थे है ना, बीच में आवाज चलेगी, पता लगा पूरा रिकॉर्डिंग खराब। देखो तो यहाँ पे आप चेक करो 3s2 3p3, ठीक है सर, यहाँ तो नहीं है जगह अवेलेबल, लेकिन भाई 3D तो खाली पड़ा है ना, 3D क्या है, खाली पड़ा है, तो यहाँ पे जो है वो एक्साइटेशन हो जाएगा। अभी मैं कह रहा हूँ हो सकता है, दूसरी कंडीशन देखेंगे तो पता लगेगा कि कब होगा एक्साइटेशन, है ना, कब नहीं। चलो तो यहाँ पे आप अभी कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, 3, तो फॉस्फोरस 3 ही बॉन्ड बना सकता था, लेकिन जैसे ही आपने ये कंडीशन देख ली तो यहाँ पे देखो आप कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ पे सर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए 5। तो अब ये इस समय कौन सी एक्साइटेड स्टेट में है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में है, और इस समय इसके पास क्या है 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और हमें 5 ही बॉन्ड बनाने हैं, बिकॉज Cl के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं सर, और 1 इलेक्ट्रॉन की उसको रिक्वायरमेंट है, उसकी बल्ले बल्ले हो जाएगी, ठीक है। फिर तो फॉस्फोरस PCl5 में कहाँ प्रेजेंट होता है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में। और एग्जाम्पल दो सर ऐसे, ये लो भाई SF6, सेंट्रल एटम पिक करो, सेंट्रल एटम सर आपने बता रखा है जो कम नंबर में होता है, ठीक। तो यहाँ पे क्या है, सल्फर है, सल्फर का क्या होगा सर, ऑक्सीजन में 8 ऐड कर दो, है ना, तो कितना हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4, ठीक है सर। बनाओ तो बनाओ, अरे सर p में तो है ही नहीं, अरे भाई तो 3D तो एग्जिस्ट करता है ना, 3D तो एग्जिस्ट करता है, कराओ यहाँ एक्साइटेशन, मजे कर लो, ठीक। तो यहाँ पे जब एक्साइटेशन होगा काम बनेगा क्या, अरे नहीं सर, अभी भी क्या है, 4 ही तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुए, सॉरी हाँ 4 ही तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुए हैं अभी, ये लो। बॉन्ड कितने बनाने हैं, 6, एक और कर देना, ये लो। तब जाके होंगे सर कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तब जाके होंगे आपके पास 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 3 2 5 1 6। तो 6 बॉन्ड बनाने के लिए सल्फर को कहाँ जाना पड़ेगा, सेकंड एक्साइटेड स्टेट में। दोनों बातें समझ आ रही हैं कि नहीं। अब आप मुझे बताओगे कि IF7 में आयोडीन कौन सी एक्साइटेड स्टेट में है, जल्दी से पेन कॉपी तो है ही आपके पास, उसमें लिख के और देख के बताओ आयोडीन को कितनी बार एक्साइटेशन करना पड़ेगा अगर उसको 7 बॉन्ड बनाने हैं, बताओ जल्दी से, ठीक है, ट्राई जरूर करना। 3 बार एक्साइटेशन होगा बेटा, है ना, पहले एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, फिर जब आप पहले एक ही बार एक्साइटेशन होगा, उसके बाद जब आप दूसरा बार एक्साइटेशन करोगे तो क्या होगा, फिर देखा ही दे सर आप, क्या मतलब ऐसे समझ नहीं आ रहा है कुछ। जनरल कन्फ्यूग्रेशन लिख रहा हूं बेटा, NH2NP5, क्या है NH2NP5, देखो तो सर, ये रहा आपका NH2, ये रहा, गलत पढ़ रहे हो सर, हमें ऐसे सिखाते हो वैसे, जल्दी प्रैक्टिस भी ऐसी पढ़ लेना, सीख रहे हो तो। चलो, एक ही तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है सर, 7 बॉन्ड बनाने की बात चल रही है, क्या मजाक है सर। भाई एक्साइटेशन भूल गए, फर्स्ट एक्साइटेशन 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सेकंड एक्साइटेशन 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, थर्ड एक्साइटेशन 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 3, अरे 3 तो पहले ही हो गए थे सर, सेकंड एक्साइटेशन से 5 और थर्ड एक्साइटेशन से 7, तो इसको अगर बॉन्ड बनाना है ना 7, तो कौन सी एक्साइटेड स्टेट में जाना पड़ेगा, थर्ड एक्साइटेड स्टेट में। तो IF7 एग्जिस्ट करता है सर, जिसमें कि आयोडीन कहाँ पे होता है, अपनी थर्ड एक्साइटेड स्टेट में होता है, बताओ, ठीक है सर, आ रही है बात समझ में। तो एक्साइटेड स्टेट निकालना आ गई आपको, हाँ सर, ठीक है। तो ये हर बार हो जाएगा क्या एक्साइटेशन, केवल आपने लिखवाया था 2 कंडीशन सर, ओनली इफ इट सेटिस्फाई 2 कंडीशंस,
जिसमें से आपने अभी एक ही कंडीशन बताई है, अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल। दूसरी कंडीशन होगी भाई लोग क्या, एनर्जी क्राइटेरिया, है ना। दूसरी कंडीशन क्या है, एनर्जी क्राइटेरिया, इसको आप देख लेना। देन मैं नेक्स्ट कंडीशन बताने जा रहा हूं आपको, जो कि क्या है, एनर्जी क्राइटेरिया है। अगर ये फुलफिल नहीं हुआ तो बैठे रहो तुम वैकेंट ऑर्बिटल लेके, कोई फायदा नहीं है, ठीक। एनर्जी क्राइटेरिया हर हालत में क्या है, फुलफिल होना चाहिए, वरना कोई फायदा नहीं रहेगा वैकेंट ऑर्बिटल का। ठीक है सर, मान लिया आपकी बात। तो कब कब होगा यार, एस से पी एक्साइटेशन ऑलवेज पॉसिबल है ना। एस से पी जो एक्साइटेशन है, लिख दूं यहाँ पे, एक्साइटेशन जो एस से पी है वो क्या है आपका, ऑलवेज पॉसिबल। ठीक है, क्यों सर, क्यों, बिकॉज इसके लिए ना, बिकॉज फॉर एस टू पी एक्साइटेशन एनर्जी जो है वो रूम टेम्परेचर पे भी अवेलेबल है। एनर्जी इज अवेलेबल एट रूम टेम्परेचर, है ना। रूम टेम्परेचर पे भी इलेक्ट्रॉन्स को उतनी काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी कि वो एस ऑर्बिटल से उठ के कहाँ पे चले जाएंगे, पी ऑर्बिटल में। ठीक है कि नहीं, हाँ सर ठीक है। चलो फिर ये कहानी थी। अच्छा सर, डी में क्या होगा बता रहे हैं, एस से डी या पी से डी, देखना पड़ेगा। ओनली पॉसिबल इफ सेंट्रल एटम हैज पॉजिटिव या फिर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। कब पॉसिबल होगा, जब या तो केवल क्या हो, पॉजिटिव चार्ज हो, या फिर क्या हो, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो। ठीक है सर, ऐसा कब हो पाएगा, ठीक। तो सेंट्रल एटम, तो एटम दो बार लिख दिया गया यहाँ पे, हटाओ उसको, ये भी हटाओ क्या फिर अपना। सेंट्रल ओनली पॉसिबल इफ सेंट्रल एटम हैज पॉजिटिव या फिर क्या, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। इधर देखो आप, सेंट्रल एटम विल हैव इफ साइड एटम इज, साइड एटम कैसा हो बच्चों, साइड एटम इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। साइड एटम को कैसा होना पड़ेगा, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होना पड़ेगा, तब जाके सेंट्रल एटम पे क्या आएगा, पॉजिटिव या फिर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अच्छा सर, इससे होगा क्या, ठीक है, मान लो ये रही आपकी एस ऑर्बिटल, ये रही पी ऑर्बिटल, और ये रही डी ऑर्बिटल। पहले बच्चों इनके बीच में एनर्जी गैप था 20 किलो जूल का। ठीक है, इनके बीच में क्या था, इनके बीच में एनर्जी गैप था 20 किलो जूल का। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद साइड एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव आया, है ना, और ए पे आ गया पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। होगा क्या इससे सर, यार तुम्हें नहीं पता है, अगर ए पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया मतलब उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा तो वैलेंस शेल जो है वो न्यूक्लियस की तरफ को शिफ्ट होने लगेगा, मतलब एटम का साइज क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा कि नहीं। पढ़ा भी तो है यार हमने पीरियोडिक प्रॉपर्टी में कि कैटाइन का साइज अपने पेरेंट एटम से क्या होता है, छोटा होता है, ड्यू टू इंक्रीज्ड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है सर, अब ये जो है ना, ये एनर्जी गैप थोड़ा कम हो जाएगा। ठीक, मान लो सर 15 किलो जूल हो गया। ठीक है, तो यहां से क्या होता है, इफ साइड एटम इज इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन, ये वर्ड बेटा है जो बुक्स में यूज होता है, ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन। तो क्या हो जाता है, ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, देन ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन टेक्स प्लेस एंड एनर्जी गैप बिटवीन ऑर्बिटल्स डिक्रीजेस, है ना। एनर्जी गैप ऑर्बिटल्स के बीच क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक, तो दोनों कंडीशन समझ आ गई। पहली है सर वैकेंट ऑर्बिटल अवेलेबल होनी चाहिए, और दूसरी क्या है, दूसरी ये है सर कि
एनर्जी क्राइटेरिया होना चाहिए, मतलब सेंट्रल एटम पे क्या आ जाए, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाए, जो कि तभी पॉसिबल है जब साइड एटम कैसा होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव। चलो आगे ये बात समझ में की नहीं, ठीक है, क्वेश्चन से समझेंगे जो कि आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में, ये नोट कर लो आप। हटा दें इसको, एक बार देख लो आराम से, देख लो फिर हटाते हैं इसको। इधर तो दिख ही नहीं रहा है ना, अब नहीं लिखेंगे यार इधर से, इसको बॉर्डर मान लेते हैं, ठीक, इधर से इधर ही दिखता है सर अब हमें, ठीक है। चलो हटा रहे हैं, ठीक। यहाँ पे जो मिसिंग है वो देन है, टेक्स प्लेस, ऑर्बिटल्स, बोल भी रहा हूँ साथ साथ, तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलो सर अप्लाई करना बताओ ना यार, तो पिछली बार का क्वेश्चन आ गया यार। Amongst the following number of species not having 8 electrons around central atom in its outermost shell। यार ये नीट का क्वेश्चन लग रहा है मुझे, है ना, शायद पिछली बार रह गया हो, तभी का है। चलो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है सर। NH3 एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ होगा, एक लोन पेयर की तरह रहेगा, तो 2 2 4 2 6 2 8, इसके पास तो हैं 8 इलेक्ट्रॉन। अगला देखो AlCl3, ये बेचारा गरीब बेचारा है ना, Al, ये एल्यूमिनियम का डॉट वाला क्रॉस वाला क्लोरीन का, डॉट वाला एल्यूमिनियम का क्रॉस वाला क्लोरीन का, तीन ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं सर एल्यूमिनियम के पास, तीनों शेयर हो गए तो कितने आ गए, 6 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। नेक्स्ट देखो आप BeCl2, अरे सर बेटा मांगे कार स्कूटर, दो ही तो हैं इनके पास और दोनों क्या हो गए, शेयर हो गए, तो यहाँ पे भी टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं, 4। और देखो सर CCl4, देखो CCl4, ये लो, कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये लो, और क्लोरीन भी अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, तो ये कहानी आपको देखने को मिलेगी, मतलब इसके पास क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद PCl5, यहाँ बेटा 8 से ज़्यादा हो जाएंगे अगर आप ऑक्टेट रूल देख रहे हो, क्योंकि इसके पास होते हैं 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो ये क्या है, 5 क्लोरीन से शेयर करेगा, जिसकी वजह से इसके पास जो टोटल इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने हो जाएंगे, इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 10। तो 8 पूछ रहे हैं ना, नॉट हैविंग 8, तो सर एक तो AlCl3 के पास नहीं है, ठीक, एक BeCl2 के पास और PCl5, आंसर हो जाएगा हमारा 3। इसी बार का क्वेश्चन लग रहा है मुझे, शायद पीछे रह गया होगा पिछले टॉपिक्स में, तो यहाँ ऐड कर दिया उन्होंने, ठीक है, नोट कर लेना आप। जो पढ़ा है सर उससे नहीं कराओगे क्वेश्चन, ये लो आ गया ना, बहुत ध्यान से अप्रोच करना, इस मतलब एक क्वेश्चन को करने के लिए हमने पूरा टॉपिक पढ़ा है, क्योंकि उससे अब कहीं से भी पॉसिबल क्वेश्चन बनेगा तो हम कर पाएंगे, खाली क्वेश्चन करना बताता तो शायद और चीजों पे आप अप्रोच नहीं कर पाते। अब देखो MF6 3- टाइप का आयन कौन नहीं बना पाएगा, बहुत ध्यान से देखो आप, 6 बॉन्ड बनवाने जा रहे हो आप लोग, क्या जा रहे हो, 6 बॉन्ड बनवाने जा रहे हो सर, ठीक है, बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये रहा बोरॉन, ये क्या है, बोरॉन, क्या बेटा बोरॉन कभी जमाने में, मतलब अपने पूरी जिंदगी में कभी बना पाएगा क्या 6 बॉन्ड, सर आपकी कृपा रही तो बना देगा, केमिस्ट्री के मास्टर हो आप, कुछ भी कर सकते हो। नहीं भाई नहीं बनेगा, अभी तो पढ़ाया तुम्हें एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस, पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया बताओ, एक अनपेयर्ड है सर, एक ही बना पाएगा, अरे चलो एक्साइटेशन हो गया, SCP ऑलवेज पॉसिबल होता है, तो कितने बना लेगा, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 3 बॉन्ड बन जाएंगे। आप बात कर रहे हो सर 6, कभी जिंदगी में नहीं बना पाएगा, है ना, इसके पास क्या है, डज नॉट हैव वैकेंट ऑर्बिटल, वैकेंट ऑर्बिटल इस पे नहीं है, बहुत हद मार के जो है ना ये मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है, एक कोऑर्डिनेट बना लेगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्या बन सकता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, जिसमें दोनों इलेक्ट्रॉन कोई और दे देगा, और 3 क्या बना सकता है, कोवेलेंट, तो ये तो नहीं हो सकता सर। अब आ जाओ आप किस पे,
गैलियम, एल्यूमिनियम चेक कर लें, एल्यूमिनियम भी इन्हीं के उसका है, नहीं एल्यूमिनियम अगली फैमिली का है, ठीक। एल्यूमिनियम को देखो सर आप, ठीक है देखते हैं भाई। तो पूछा है ना अनेबल टू फॉर्म, अरे यही हो गया सर, बाकियों को क्यों चेक कर रहे हो, ये भी थर्ड पीरियड का है, इसके पास भी वैकेंट ऑर्बिटल होगी, वैकेंट 3D होगी, करके बता दो सर, ऐसे थोड़ा समझ नहीं आ रहा है, देखना जरा कितना होता है 13, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। सर एक ही तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, आप कैसे कह रहे हो 6 बॉन्ड बनाएगा, यार 3D नहीं होता है, मैंने बताया था थर्ड पीरियड में सबके पास क्या होता है 3D ऑर्बिटल होता है, तो जो कि क्या है वैकेंट पड़ा होगा, यहाँ पे 3D ऑर्बिटल क्या है वैकेंट। तो सर एक तो यहाँ पे एक्साइटेशन होगा, तो हो गए आपके पास कितने 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 1 2 और 3, बाकी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा सर यहाँ पे और इन जगह, ठीक है 3 4 5 एक्स्ट्रा हो गया क्या, सारी हट गए ये 3 4 5, ठीक है। तो क्या है 3 कोऑर्डिनेट प्लस 3 कोवेलेंट बना लेगा, पॉसिबिलिटी है सर, ठीक। तो यही नहीं बना सकता, इसलिए बोरॉन इज द राइट आंसर। 6 बॉन्ड बनाने के लिए यार 6 वैकेंट ऑर्बिटल भी तो मतलब ऑर्बिटल भी तो चाहिए, एस और पी मिला के मैक्सिमम कितनी ऑर्बिटल हो रही है 4, बताओ जा रहा है कुछ बुज्जे में भेजे में, नहीं हाँ सर जा तो रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बोरॉन, 2018 का क्वेश्चन है भाई, है ना, बहुत शानदार लोगों ने पेपर दिया था इस साल में, आपको क्या पता, ठीक हमें पता है। चलो देखो हटा दो इसको, ओए क्या हो रहा है जो, चलो स्क्रीन लॉक होगी तो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज नॉट स्टेबल, नॉट स्टेबल से इनके कहने का मतलब यही है कि कौन जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, स्टेबल से कहने का मतलब इनका यही है कि कौन जो है अच्छे से एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो अगर मैं आपसे बात करूं इनकी स्टेबिलिटी की, तो ध्यान से देखना यार, एक फैक्टर होता है स्टीयरिक क्राउडिंग का, ठीक है, एक फैक्टर होता है स्टीयरिक क्राउडिंग का, जैसे सर जैसे जैसे ये कि अगर कोई सेकंड पीरियड का सेंट्रल एटम है, ठीक है, तो है ना इट विल अनेबल टू हैव लार्ज नंबर ऑफ थर्ड फोर्थ एंड पीरियड एलिमेंट्स अराउंड इट, मतलब वो अपने अराउंड उतने ज्यादा हैवी कह लो या ज्यादा साइज के एलिमेंट्स को एकोमोडेट नहीं करा पाए, कहाँ से यार उसको सराउंड करवाएंगे, उतना कहाँ से वो अट्रैक्शन करवाएगा, ठीक है। तो स्टेरिक क्राउडिंग के मारे भी कुछ मॉलिक्यूल्स क्या है अनस्टेबल होते हैं, एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो अगर मैं आपको दिखाऊं मतलब है ना, तो सिलिकॉन क्लोरीन, तो ध्यान से देखो आप, ये रहा कार्तिक शिव, है ना, ये रहे फ्लोरीन क्लोरीन, यार वो भी उसी पीरियड का है, वो बताओ इतने कैसे अकोमोडेट करेगा। देन बात आती है SiF, चलो डिफरेंस तो है पीरियड का, इधर देखो जर्मेनियम कार्तिक शिव गणेश, यहाँ भी डिफरेंस है सर, ओल्ड स्टाइल से टीपो, यहाँ भी डिफरेंस है, बट ये जो है ना सिलिकॉन और क्लोरीन एक ही पीरियड के हैं, तो लगभग साइज इनका क्या होगा सेम होगा, और उतना ही सिलिकॉन है उतने ही 6 क्लोरीन आप उसके अराउंड अकोमोडेट करा दोगे, तो जो कि है पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो स्टीयरिक क्राउडिंग के मारे ये पॉसिबल नहीं है, इसके मारे नहीं है, स्टीयरिक क्राउडिंग के मारे, ठीक है, ड्यू टू स्टीयरिक क्राउडिंग। बताओ आ रही बात समझ में कि नहीं, बाकी हो जाएंगे क्योंकि सेंट्रल एटम का साइज बड़ा है और साइड एटम्स उसके साइज के भी नहीं है, उससे छोटे हैं, तो वो उनको अकोमोडेट कर सकता है। दिक्कत तब आती है जब सेंट्रल और साइड एटम का साइज एक जैसा हो या साइड एटम का साइज ज्यादा हो। जैसे और एग्जाम्पल दे दूं आपको, SF6 एग्जिस्ट करता है बेटा, HCl6 नहीं करता है, रीजन वही है आपका स्टीयरिक क्राउडिंग वाला, ड्यू टू स्टीयरिक क्राउडिंग। तो ध्यान रखना स्टीयरिक क्राउडिंग भी कहानी खराब कर देता है। सारी दोनों कंडीशन पॉसिबल हो रही थी, अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल वाली भी और क्या एनर्जी क्राइटेरिया भी, बट फिर भी कहानी क्या है डगमगा गई, ठीक है। तो देख लो आप, ये 19 का क्वेश्चन है,
इसलिए करा रहे हैं क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन इस थ्योरी से बनते हैं। देन बात आती है बॉन्ड पैरामीटर्स की। तो बॉन्ड लेंथ यार मैंने बहुत तरीके की आपको बताई थी, याद करो। वो पीरियोडिक में कोवेलेंट, मेटेलिक, है ना, आयनिक, और ये सब वेंडर वॉल। फिर भी सर बॉन्ड लेंथ होती क्या है, एक बार जरा रिवाइज करा दो तो यार। इट इज 1/2 ऑफ द डिस्टेंस, या 1/2 ऑफ द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन टू कोवेलेंटली, इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन टू कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम्स न्यूक्लियस, या न्यूक्लियाई कर लो, ठीक है। कोवेलेंट के लिए बता रहा हूं क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड हम पढ़ रहे हैं, ऐसी आपको अलग अलग जगह के लिए मैंने बता रखा है, ठीक है। 1/2 ऑफ द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ टू बॉन्डेड एटम्स। कोवेलेंट नहीं करना है, बॉन्डेड कर लेना, ठीक है। क्लियर है बात, एनसीईआरटी से रीड कर लेना आप, ठीक है। बात ये बनती है सर किसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, सिंगल बॉन्ड की, डबल बॉन्ड की, या ट्रिपल बॉन्ड की। तो यार आपको भी पता है एक बॉन्ड बनेगा, ठीक है, तो ऑर्बिटल्स अप्रोच करेंगी, 2 है तो और ज्यादा पास आएंगी, ऑर्बिटल 3 है तो उन्हें और क्लोज आना पड़ेगा। और शायद मैंने अपने गंदे से रुमाल का एग्जाम्पल लेके समझाया भी था, फिर से समझा देता हूं, है ना। देखो ये सिंगल बॉन्ड बना हुआ है, ये क्या बना हुआ है इनके बीच में, सिंगल बॉन्ड। फोल्ड कर दो, ये लो सर डबल बॉन्ड, और फोल्ड कर लो ट्रिपल बॉन्ड। तो जैसे जैसे आप बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी बढ़ाते जा रहे हो, वैसे वैसे आपका जो एटम्स है साथ ही साथ उनका न्यूक्लियस है वो क्या आते रहेगा, पास आते रहेगा। इसलिए ठीक है, इसलिए सिंगल बॉन्ड की लेंथ सबसे ज्यादा होगी, ट्रिपल बॉन्ड की सबसे कम होगी। ये भी कह सकते हो आप बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बॉन्ड स्ट्रेंथ के। अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ आपको ज्यादा रखनी है तो बॉन्ड लेंथ क्या रखनी पड़ेगी, कम, तभी तो न्यूक्लियस पास पास आएंगे, बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखो आप बॉन्ड एंगल, ठीक। तो बॉन्ड एंगल क्या है, एंगल ही है सर, ये भी है ना, इट इज द एंगल बिटवीन, क्या लिख दिया, इट इज द एंगल बिटवीन ऑर्बिटल्स of atom containing bond pair electrons, है ना, जिनके पास क्या है, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं। आ रही बात समझ में, कोई समझाओ सर ऐसे कैसे हो। ये लो, ये है ना वो ऑर्बिटल्स जिनके बीच में क्या बना होगा, बॉन्ड। ये है ना वो ऑर्बिटल्स जिनके बीच में क्या बना होगा, बॉन्ड। इनके बीच का जो एंगल है बेटा वही क्या कहलाता है, बॉन्ड एंगल। और ये होता है आपका 109 डिग्री 28 मिनट के आसपास, ठीक है। तो ये क्या है आपका बॉन्ड एंगल है, ठीक है। चलो बॉन्ड एनर्जी, हाँ वही एनर्जी सर जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स में ब्रेक करने के लिए चाहिए होती है ना, एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिसोशिएट 1 मोल ऑफ कंपाउंड, किसमें सर, किसमें, इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स कह लो, ठीक है। 1 मोल कंपाउंड को डिसोशिएट करने के लिए उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स में जो एनर्जी लगेगी उसको आप क्या कहते हो, बॉन्ड एनर्जी कहते हो, ठीक है। तो के बाद देखना नेक्स्ट, अरे हटो भाई क्या हो रहा है ये, देख नेक्स्ट है बॉन्ड ऑर्डर। बता ही रखा है मैंने आपको क्या होता है बॉन्ड ऑर्डर। ये है बेटा नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम्स, कहाँ पे, बिटवीन टू एटम्स इन लुईस डॉट स्ट्रक्चर ना कह के मॉलिक्यूल कह देते हैं, ठीक है, मॉलिक्यूल। ठीक बात की नहीं है, ठीक है।
बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ में भी क्या है, इनवर्स रिलेशन है, अभी देखिए आए आप। अरे यार जैसे ये है कार्बन, ये क्या है, इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 है, ठीक। देन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, इनका बॉन्ड ऑर्डर क्या है, 2 है। देन नाइट्रोजन नाइट्रोजन, इनका बॉन्ड ऑर्डर क्या है, 3 है, ठीक है। लेकिन सर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, बॉन्ड एनर्जी के। तो अगर मैं बॉन्ड एनर्जी के ऑर्डर में भी लगाऊं तो ये ऑर्डर आ जाएगा, ठीक है। क्या ऑर्डर आ जाएगा, ये ऑर्डर आ जाएगा। जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतनी ज्यादा बॉन्ड एनर्जी, ठीक है कि नहीं, ठीक है सर। इसके बाद देखो आप, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो हमें पढ़ना है वो किसका है, हाइब्रिडाइजेशन का है, ठीक है। उसी सीक्वेंस ही मतलब अप्रोच से पढ़ेंगे जैसे कि हमने क्या पढ़ा था, एक्साइटेशन थ्योरी। तो बहुत ध्यान से देखना आप, देखो होना क्या चाहिए था, जो कार्बन बॉन्ड बना रहा था एक्साइटेशन करने के बाद, ये तो रहा कार्बन की ग्राउंड स्टेट, और फिर आप लोगों ने बनाई थी या हमसे बनवाई थी क्या, कार्बन की एक्साइटेड स्टेट। तो पहले ये मैं बना रहा हूँ ग्राउंड स्टेट, फिर हम बनाएंगे क्या, एक्साइटेड स्टेट। बना लो सर, अभी पहले से ही बना के बैठ गए आप तो। ये लो, ये क्या थी, कार्बन की ग्राउंड स्टेट है, एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट करा दिया। अब हम जा रहे हैं कार्बन की फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में, जो कि कुछ इस प्रकार दिखेगी आपको, सुंदर सुशील, है ना। देखो तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 4। अच्छा सर हाइड्रोजन के पास क्या होता है, हाइड्रोजन के पास तो यार 1s होता है, यहीं से वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स शेयरिंग में देगा। सिमिलरली यहाँ से और यहाँ से और यहाँ से बन जाएगा क्या, मीथेन, बन जाएगा क्या, मीथेन। बट आपने एक बात गौर करी यार, पी ऑर्बिटल्स तो ऐसे होती थी ना, इस तरीके से, ठीक है। कार्बन की ये रही, हाइड्रोजन की एस ऑर्बिटल, ये रही कार्बन की पी ऑर्बिटल, ये रही हाइड्रोजन की एस ऑर्बिटल, और ये रही कार्बन की पी जेड, और ये रही हाइड्रोजन। तो हम बॉन्ड एंगल क्या नापते थे, है ना, सेंट्रल एटम के जो बॉन्ड पेयर कंटेन्स करने वाली ऑर्बिटल थी उनके बीच का एंगल। तो ये बहुत थोड़ा सा कंजेस्टेड हो गया, बट अगर आप सही से देखोगे तो आप ये पाओगे पी एक्स, पी वाई, पी जेड, ये तीनों ऑर्बिटल्स कितने एंगल पे अलाइन होती हैं, ये तीनों ऑर्बिटल्स होती हैं सर 90 डिग्री पे। तो जो मीथेन का स्ट्रक्चर है ना, उसमें बॉन्ड एंगल कितना आना चाहिए था, 90 डिग्री। अरे समझ रहे हो इस बात को या नहीं यार, ये बॉन्ड कहाँ से बन रहा है, ये बॉन्ड बन रहा है पी एक्स, पी वाई और पी जेड से। तो तीनों ऑर्बिटल्स आपस में जो इंक्लाइंड होती हैं वो 90 डिग्री पे होती हैं। तो हम यही तो देखते हैं, सेंट्रल एटम की जो ऑर्बिटल्स हैं जिनमें बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं उसमें कितना एंगल बन रहा है, तो सर साफ साफ दिख रहा है 90। बट एक्चुअल में जब देखा गया, ठीक है, बट इन एक्चुअल मीथेन ऑल bond angles were same and of 109 डिग्री 28 मिनट, और वो कितने के थे, 109 डिग्री और 28 मिनट के, ठीक है कि नहीं, बात बताओ, ठीक है। तो ऐसा कब पॉसिबल है, दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन सारी ऑर्बिटल, बेटा है ना, व्हेन ऑल ऑर्बिटल्स फॉर्मिंग बॉन्ड आर आइडेंटिकल। यार जब बॉन्ड बनाने वाली ऑर्बिटल्स क्या होंगी, आइडेंटिकल होंगी, तभी तो ऐसा हो पाएगा कि सारे बॉन्ड एंगल कितने आ जाएं, सारे बॉन्ड एंगल आ जाएं आपके 109 डिग्री 28 मिनट के, ठीक है। गणना यहां से तो ये लग रहा था कि 3 बॉन्ड एंगल होंगे 90 डिग्री के, और एस ऑर्बिटल का तो कुछ होता नहीं है आपका सिमेट्री वगैरह, एक बॉन्ड एंगल किसी भी एंगल का हो सकता है, ऐसा नहीं था, ठीक है। तो ऐसा कब हो पाएगा यार, जब चारों ऑर्बिटल वैलेंस शेल की क्या हो, एक जैसी हो, आइडेंटिकल हो।
तो ऐसा पॉलिंग ने कहा कि s और p ऑर्बिटल्स आपस में अपने को क्या कर लेती हैं, मिक्स, और मिक्स मिठाई का डिब्बा तैयार हो जाता है जिसमें आपको सारी चीजें मिल जाएंगी सर, गुलाब जामुन से लेके अरे सर क्या बात कर रहे हो, अभी पानी आ जाएगा मुंह में। ठीक है, कोई बात नहीं, कुछ दिनों बाद आई जाएगी, या घर पे कलल में भी आई होगी आपके यहाँ, ठीक है, दिवाली पे आएगी, भाई दूज पे आएगी, तो खूब खाना है। वही काम यहाँ हो रहा है, s और p ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स हो गए। अब जब मिक्स होने के बाद आप उन्हें देखोगे तो आपको 4 ऑर्बिटल्स दिखेंगी, जिसमें s ऑर्बिटल वाली बात भी होगी और p ऑर्बिटल वाली बात, यानी कि करेक्टर्स की इंटरमिक्सिंग हो गई। इसी इंटरमिक्सिंग को पॉलिंग ने क्या कहा, हाइब्रिडाइजेशन कहा। उन्होंने कहा जिस तरीके से CH4 में ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स हो जाती हैं सर, उसी तरीके से बाकी मॉलिक्यूल्स के एटम में भी हो जाएंगी, और उसी फंडे को, उसी फिनोमिना को, और उसी को उन्होंने क्या बोला, हाइब्रिडाइजेशन बोला। समझ आ रहा है हाइब्रिडाइजेशन या नहीं, बताओ। तो जो बुक्स में लिखा रहता है वो लिखवाऊंगा मैं, तो वो तो लिखवाना ही है, बट हाइब्रिडाइजेशन का ख्याल कैसे आया दिमाग में, वो ख्याल आपके दिमाग में इनपुट कराने की कोशिश कर रहा हूं। बताओ बात समझ आ रही है कि नहीं? ठीक है सर, अब हम बात कर लेते हैं हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है। हाइब्रिडाइजेशन होता है सर इंटर मिक्सिंग ऑफ atomic orbitals to generate a new set of orbitals having comparable energies, इनकी क्या हो, कंपेरेबल एनर्जी हो। चलो वो मिक्स करके दिखाओ सर। यार 2s की और नीचे रही होगी क्योंकि एनर्जी कम है, 2p की क्या रही होगी, एनर्जी ज्यादा। अब जब ये दोनों इंटरमिक्स हुई और इंटरमिक्स होने के बाद हमें 4 नई ऑर्बिटल मिली और सेम एनर्जी की, ठीक है, बताओ। और हमने इन ऑर्बिटल्स का नाम रख दिया, एक s ऑर्बिटल से आई थी, 3p ऑर्बिटल से, तो इसका नाम क्या रख दिया, sp3, sp3 और sp3। तो ये रही भाई आपके सामने 4 क्या, sp3 ऑर्बिटल। तो यहां से हमें ये पता लगता है सर, जो इनको हाइब्रिड ऑर्बिटल कहा जाता है, इनको क्या कहा जाता है, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स निकल के आती हैं, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो आती हैं वो कितनी होती हैं, वो बराबर होती हैं जितनी एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपकी कंबाइन करती हैं। नंबर ऑफ कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स, 2 कंबाइन करेंगी तो 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल आ जाएंगी, 3 कंबाइन करेंगी तो 3, है ना, और तीनों में क्या होंगे, करेक्टर्स सेम होंगे। इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ कंपेरेबल एनर्जी, उसी को क्या कहा जाता है, हाइब्रिडाइजेशन कहा जाता है। ठीक है, 2 तरीके से होता है बेटा हाइब्रिडाइजेशन, है ना। अगर मैं टाइप की बात करूं तो 2 तरीके का होता है, एक होता है आइडियल और एक होता है नॉन आइडियल। आइडियल और एक होता है आपका क्या, नॉन आइडियल। दिख रहा है ना यहाँ पे, हाँ सर दिख रहा है। आइडियल क्या होता है, नॉन आइडियल क्या होता है। आइडियल बेटा वो होता है जहां पे, है ना, हाइब्रिडाइजेशन ऑन बेसिस ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, इसके बेसिस पे, हाइब्रिड ऑर्बिटल के बेसिस पे। तो किसके बेसिस पे बात चल रही है, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के बेसिस पे। आइडियल क्या होता है, आइडियल वो होता है यार जिनकी एनर्जी आइडेंटिकल हो और शेप भी आइडेंटिकल हो, है ना, क्या हो, आइडेंटिकल शेप हो। वहीं पे अगर डिफरेंट एनर्जी है हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की या डिफरेंट शेप है तो उनको आप क्या कह देते हो, उनको हम कह देते हैं सर नॉन आइडियल, हाइब्रिडाइजेशन से आई हुई ऑर्बिटल्स। तो आपको समझ आ रहा है आइडियल और नॉन आइडियल। अगर सर ऑर्बिटल्स मिक्स होने के बाद जो नई ऑर्बिटल जनरेट हुई वो हर रिस्पेक्ट में सेम है, फिर चाहे वो एनर्जी की बात हो या फिर शेप की बात हो, तो वो ऑर्बिटल्स क्या कहलाएंगी, मतलब वो हाइब्रिडाइजेशन क्या कहलाएगा, आइडियल हाइब्रिडाइजेशन। और वहीं पे अगर
जो ऑर्बिटल्स मिक्स हुई उनकी वजह से डिफरेंट शेप और डिफरेंट साइज की हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जनरेट हुई, तो उसको कहा जाएगा नॉन आइडियल हाइब्रिडाइजेशन। ये ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स था। बाकी कितनी ऑर्बिटल मिक्स हुई है उसके हिसाब से तो sp आएगा, sp2 आएगा, sp3 आएगा, जैसे आपने यहाँ पे देखा है। बताओ ये बात समझ आ रही है? नोट कर लोगे यार? कर लो फिर, बहुत बढ़िया बच्चों तुम यार, जल्दी से नोट्स कर लो, नोट्स बना लो, मतलब काम आएंगे। लास्ट में जो है ना कोई नहीं रहने वाला तुम्हारे साथ, तुम्हारे नोट्स रहेंगे और बस। चलो घर वाले तो रहेंगे है ना। फायदा क्या है सर, फायदा क्या है हाइब्रिडाइजेशन कराने का? अभी देखा नहीं तुमने? अगर हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता तो मीथेन में कितने का बॉन्ड एंगल आता? 90 का। और 90 का मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल्स पास पास होती, और हाइब्रिडाइजेशन होने की वजह से बॉन्ड एंगल कितना आ गया? 109 डिग्री 28 मिनट्स का, जिसकी वजह से थोड़ा सा स्पेस बढ़ गया, जो स्टीयरिक क्राउडिंग थी वो क्या हो गई? कम हो गई। ठीक, तो अब हम बात करने जा रहे हैं आपसे एडवांटेजेस की हाइब्रिडाइजेशन की। ठीक है, तो पहला है यहाँ पे इट रिड्यूसेस स्टीयरिक रिपल्शन, कह लो। समझा देते हैं, देखो ये रहा आपका कार्बन बच्चों, ये रहे p ऑर्बिटल, ये रहा हाइड्रोजन, ये रहा कार्बन का दूसरा p ऑर्बिटल, ठीक, ये रहा हाइड्रोजन, ये रहा कार्बन का तीसरा p ऑर्बिटल, ये रहा हाइड्रोजन। तो होगा क्या? ये पास पास होने के कारण यहाँ पे क्या होता? रिपल्शन होता। रिपल्शन व्हेन ऑर्बिटल्स आर एट 90 डिग्री। तो मिनिमम पॉसिबल रिपल्शन जो था बट आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन के बाद क्या हुआ? बट आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन बॉन्ड पेयर कंटेनिंग ऑर्बिटल्स जो होती है ना, बॉन्ड पेयर कंटेनिंग ऑर्बिटल्स आर अलाइंड एट एंगल वेयर मिनिमम रिपल्शन टेक्स प्लेस। जहां पे क्या होगा? मिनिमम रिपल्शन होगा। बताओ फायदा हुआ नहीं हाइब्रिडाइजेशन कराने से? बताओ क्या फायदा हुआ हाइब्रिडाइजेशन कराने से? रिपल्शन कम हो गया, पहला रीजन तो ये था। और देखो आप, और क्या होगा सर? और भाई जो बॉन्ड बनेगा ना वो स्टेबल रहेगा, है ना। देखो आप, p ऑर्बिटल्स के पास क्या होता है? डायरेक्शनल नेचर होता है, जो कि फेवरेबल है बॉन्ड बनाने के लिए। वही s ऑर्बिटल्स क्या होती हैं? लोअर एनर्जी की होती हैं, जो फैक्टर फेवर करता है अच्छा बॉन्ड बनाने के लिए। तो हाइब्रिडाइजेशन की वजह से, ड्यू टू हाइब्रिडाइजेशन, s एंड p ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स करती हैं, s एंड p ऑर्बिटल इंटरमिक्स, एंड हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो होंगी है ना, एंड हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैव बोथ डायरेक्शनल नेचर एंड लोअर एनर्जी टू फॉर्म स्ट्रॉन्गर बॉन्ड। यानी कि हाइब्रिड ऑर्बिटल से पहली बात तो रिपल्शन कम हो जाता है, और दूसरी बात क्या होता है? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है। बताओ बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। पहला रीजन क्या है? स्टेरिक रिपल्शन कम करता है, और दूसरा क्या है? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है। ठीक है सर, आ रही है बात समझ में? ठीक है, तो ये क्या है? एडवांटेजेस हैं हाइब्रिडाइजेशन की। बताओ क्लियर है? नोट कर लो। क्वेश्चन के चांसेस कमी है, ऐसा ये बन सकता है कि हाइब्रिडाइजेशन होता क्यों है, बट हाँ समझना है कि यार हमें भी तो समझना है ना हाइब्रिडाइजेशन होता ही क्यों है। क्या मुसीबत आई सर? वो मैंने बता दिया आपको। फायदा क्या है ना, आपने करा तो दिया हाइब्रिडाइजेशन। फायदा ये है रिपल्शन कम होगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। अब जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगी उनका हम क्या करेंगे? उनका हम करेंगे एनालिसिस। तो बहुत ध्यान से देखना आप। अब हम करने जा रहे हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का एनालिसिस। ये लो, एस ऑर्बिटल देखो ऐसी होती है,
स्फेरिकली सिमेट्रिकल, p ऑर्बिटल होती है डम्बल शेप। अगर s और p ऑर्बिटल्स आपस में इंटरमिक्स करेंगे, एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल, तो बताओ कितनी एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन कर रही हैं? सर दो, है ना, दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन कर रही है। बहुत बढ़िया। हाइब्रिड ऑर्बिटल कितनी बनेंगी? दो बनेंगी सर, आप ही ने तो बताया था, नंबर ऑफ कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जनरेटेड। ठीक है सर। तो शेप कैसी आएगी उनकी? यार s ऑर्बिटल की वजह से ना थिकनेस आ जाएगी और p ऑर्बिटल की वजह से जो है वो इलोंगेटेड हो जाएंगे। तो आपको जो हाइब्रिड ऑर्बिटल देखने को मिलेगी वो कुछ इस प्रकार होगी, इस तरीके से। तो ये क्या है आपकी? ये एक आपकी sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है और इनके कंबाइन करने से दो ऐसी ऑर्बिटल बनेंगी। शेप समझ आ रही है कि नहीं? है ना यार, s ऑर्बिटल की वजह से s से p में मिक्सिंग हुई तो उसकी वजह से क्या हो गया? तो उसकी वजह से जो है वो लो थिक हो गई और इसके मिक्स होने की वजह से वो क्या हो गया? इलोंगेट हो गया। तो देखो आप, ये रही कहानी। ठीक, चलो सर थोड़ा थोड़ा मिक्सिंग करा के देखते हैं और क्या नजर रिजल्ट आता है वो बताना। ठीक है भाई, एक तरफ मैं बना दे रहा हूं प्योर p ऑर्बिटल और एक तरफ मैं बना दे रहा हूं प्योर s ऑर्बिटल। दिख रहा है यहां पे? ठीक है। अब देखो आप, थोड़ा थोड़ा करेक्टर मिक्स करते चलेंगे। ये रही आपकी प्योर p ऑर्बिटल और ये है प्योर s ऑर्बिटल। इस समय हाइड्रोजन ने बॉन्ड बनाया। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इसमें 25% s करेक्टर मिक्स कर दिया। इसमें क्या है? 25% s करेक्टर है और 75% क्या है? p करेक्टर है। 25% s करेक्टर है और 75% p करेक्टर है। होगा क्या सर? होगा क्या यार, तुम्हें पता ही है कि एक तो थोड़ी सी इलोंगेट हो जाएगी और एक लोब क्या है? थिक हो जाएगी। आ रही बात समझ में कि नहीं? और यहां से हाइड्रोजन जो है वो बॉन्ड बना लेगा। उसके बाद सर अगर 50% मिक्सिंग हो गई, है ना, 50-50 हो गया मामला, तो देखो आप, तो और थिकनेस बढ़ जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे क्लोज से अप्रोच करेगा। अगर सर 75% तो एस करेक्टर हो गया, ठीक है, 33 कर देता हूँ इसको, इसको 33 कर देता, ध्यान से देखिए। 33 कर दिया इसको, है ना, सही रहेगा। आगे चल के अभी समझाऊंगा आपको ऐसा क्यों किया है। 25 हो गया, 30 हो गया और लास्ट में 50% एस करेक्टर मिक्स किया। ये तो आप देख रहे हो ना, धीरे धीरे क्या हो रहा है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कम होते जा रहा है। एक बार क्या किया, प्योर एस ऑर्बिटल से बॉन्ड बना दिया हाइड्रोजन के और इसके। तो देखो जैसे जैसे मैं परसेंटेज एस करेक्टर बढ़ाते जा रहा हूं, ठीक है, तो एस करेक्टर की वजह से उसकी लेंथ कम होती जा रही है और लोब का साइज क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है और लेंथ कम होने की वजह से बॉन्ड लेंथ कम होती जा रही है। तो आप देख रहे हो जैसे जैसे परसेंटेज एस करेक्टर बढ़ता है ना, वैसे वैसे क्या होती है, बॉन्ड लेंथ जो है कम होती है। तो परसेंटेज एस करेक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। ये बात समझ आई कि नहीं? हाँ सर, जैसे जैसे एस करेक्टर बढ़ रहा है वैसे वैसे बॉन्ड लेंथ क्या हो रही है? कम। तो फिर बॉन्ड लेंथ कम होगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी, यानी कि परसेंटेज एस करेक्टर के बढ़ने से जो है सर वो बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ रही है। बताओ आ रही बात समझ में कि नहीं? और वो परसेंटेज एस करेक्टर बढ़ा, हाँ बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ी। उसके बाद परसेंटेज एस करेक्टर बढ़ाने से बॉन्ड एनर्जी भी बढ़ जाएगी सर। जितनी ज्यादा स्ट्रेंथ होगी उतनी ज्यादा क्या होगी? एनर्जी, या आप बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी कह सकते हो। शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास आता जा रहा है, जिसकी वजह से होगा क्या? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ जाएगी। ये आपने सुना नहीं था यार, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है सर किसी भी
है ना, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ शिफ्ट कराना। तो जैसे जैसे आप देखो ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या आता जा रहा है, न्यूक्लियस के पास आता जा रहा है, और परसेंटेज एस करेक्टर बढ़ने की वजह से, तो जैसे जैसे परसेंटेज एस करेक्टर बढ़ेगा सर, वैसे वैसे क्या बढ़ेगी, वैसे वैसे बढ़ेगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बताओ ये बात क्लियर है कि नहीं है? हाँ सर ये बात समझ तो आ रही है, ठीक। तो ये सारे चीजें थी बेटा जो हमें एनालाइज करने के बाद पता लगी हाइब्रिड ऑर्बिटल के, उससे पहले हमें इनके बारे में ज्ञान नहीं था। नॉर्मल ऑर्बिटल्स के बारे में था, है ना, नो डाउट, बट अब जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स निकल के आई है उसके बारे में भी हमें नॉलेज होगी है, ठीक है। एक बॉन्ड एंगल का रह गया है यार, है ना, एक क्या रह गया है आपका, बॉन्ड एंगल का, तो उसको हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे डायरेक्शनल नेचर पे जब बात होगी, ठीक है कि नहीं? बताओ इतनी बातें समझ में आई हो यार, है ना? तो फिर क्या करोगे, कुछ नहीं, पढ़ते रहना बस, और तुम्हारा काम क्या है, बाकी तो हमारा काम है पढ़ाने का, ठीक है। फिर मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए क्या कहें आपसे, तब तक कह देते हैं थैंक यू, ठीक है। चलो और तो कुछ था नहीं, वो एनालिसिस हो गई है, बॉन्ड एंगल की एनालिसिस रह गई है सर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में, उसको करेंगे बेटा नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ाई करते रहो। थैंक यू वेरी मच अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।